नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑटो हूँ। पिछले 18 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आया हूँ, जो 7 स्टेप की सीरीज चल रही है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। उसका जो स्टेप नंबर 6 है अबाउट हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट, उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। अगर आप डे टू डे लाइफ में देखेंगे तो कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट हम लाइफ में करते ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल, घर में कोविड हो गया, एक आदमी का टेस्ट किया, पॉजिटिव निकल के आया, तो हम सोचते हैं क्यों नहीं बाकी भी जो घर के 3 या 4 मेंबर्स हैं उनका भी कोविड टेस्ट करके चेक करने की वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। या हम ऑफिस जा रहे हैं, हमने देखा हमारी कार के एक टायर में हवा कुछ कम है, तो हम जब दुकान पे जाते हैं तो हम सिर्फ उसकी हवा ही चेक नहीं कराते, हम कहते हैं भाई बाकी टायर की हवा भी चेक कर लो, हो सकता है कि भाई उसमें हवा कम हो। तो ये भी एक एग्जाम्पल है हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट का। बट अगर हम इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो वहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसको हम ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो उसके जो इम्पैक्ट है वो बहुत सीरियस होते हैं। बट अगर हम हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट की बात करें तो ये समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि इसका काम शुरू कब होता है। तो अगर आप देखेंगे जो ये सीरीज़ है जो चल रही है 7 स्टेप की, जहाँ पे मैंने सबसे पहले आपसे बात की थी किस तरह से प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, देन कैसे करेक्शन इंटरिम एक्शन भी लेना है, देन पॉइंट नंबर 3 हमने बात की थी रूट कॉज एनालिसिस के बारे में, जो स्टेप नंबर 4 था जहाँ हमने बात की थी करेक्टिव एक्शन की इम्प्लीमेंटेशन की, करेक्ट नंबर 5 था वो हम बात कर रहे थे अफेक्टिवनेस की, और ये छठा ये वीडियो है जहाँ पे हम बात करें हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट की। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम कोई एक्शन लेते हैं तो सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना है कि वो एक्शन ठीक से इम्प्लीमेंट हो जाए। उसको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हम चेक करें, ये देखें कि उसके रिजल्ट कंसिस्टेंट आ रहे हैं नहीं आ रहे, उसके बाद हमें हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट इम्प्लीमेंट करना है। इन जनरल इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो ये होता है कि या तो हमें ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होता कि हमें हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट करना है किसी चीज़ का, या अगर हमें करना भी है तो हम हाथ के हाथ ही उसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। बट हम ये भूल जाते हैं कि जो हमने एक्शन लिया था अभी हमें पता नहीं है कि उसके कंसिस्टेंट रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे। और अगर हमने हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट साथ साथ में कर दिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जो एक प्रॉब्लम एक जगह से दोबारा रिपीट हो गई वो 3 जगह से और भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको हमें ध्यान रखना है। जापानीज़ में हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट को योकोतेन कहते हैं। और अगर टोयोटा की भाषा में बात की जाए तो टोयोटा का कहना है कि हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट सिर्फ सक्सेस का नहीं होता, वो फेलियर का भी होता है। कि जो भी हमने समझा कि इससे ये हमें फ़ायदा होने वाला और ये प्रॉब्लम्स ही हमें फेस हुई हैं, उन सब को हमें पूरी टीम को शेयर करना है, जिससे कि हम सब अपग्रेडेड हो जाएं, हमारी नॉलेज इस बारे में क्लैरिटी रहे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट के कुछ एग्जांपल दूं तो मैं 5 अलग अलग स्टेप हैं जिसके बेसिस में एग्जांपल दूंगा। जो मैं बात करूंगा सिस्टमिक एक्शन की, या जो एक्शन हमने लिए मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहला स्टेप जो बात करते हैं सिस्टमिक एक्शन से। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कोई हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है और वहाँ पर जो उसका रिले है उसमें कोई फेलियर आ गया, और हमने रूट कॉज एनालिसिस किया और हमें पता लगा डस्ट एक मेन रीज़न है उसका, तो हमने उसके बेसिस पे कोई सिस्टमिक एक्शन ले लिया। बट अगर हम किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात करें तो उसके अंदर कैपेसिटर भी है, रेजिस्टर भी है, सेमीकंडक्टर भी है, और भी अलग अलग कंपोनेंट्स रहते हैं। क्या हमने ये ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि उस डस्ट का वहाँ पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और अगर वहाँ पे इम्पैक्ट आया तो उससे भी फेलियर आ सकता है। तो ये सिस्टम रिलेटेड पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है जो हम सोच सकते हैं कि किस तरीके से हम लाएं। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप के बारे में, मैन के बारे में। जब हम मैन की बात करते हैं तो अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट आती है या कोई इंटरनल रिजेक्शन आती है तो जनरली हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग देते हैं। जब हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग देते हैं तो एक पर्टिकुलर असेंबली लाइन में तो हमने ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे दी, लेकिन बाकी लाइंस का क्या होगा? क्या उसके लिए हम वेट करेंगे कि जहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम आएगी और उसके बाद हम उस तरह की ट्रेनिंग देंगे? से फॉर एग्जांपल QR कोड गलत लग गया, तो हमने उस पर्टिकुलर लाइन में जो आखिरी लोग थे जो एक्चुअली में QR कोड को यूज़ करते हैं उनको ट्रेनिंग दे दी। बट जो बाकी लोग हैं, जो और लाइंस में भी QR कोड का इस्तेमाल हो रहा है, क्या उनको भी हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए या नहीं ट्रेनिंग देनी चाहिए? वो एक रेफरेंस हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब बात करते हैं मशीन की, कि जो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं उसके रिलेशन में क्या पॉसिबल हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट हो सकती है। से फॉर एग्जांपल आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सेफ्टी फीचर है जो इम्प्लीमेंट करते हैं किसी पर्टिकुलर मशीन पे, तो क्या वो सेफ्टी फीचर सिर्फ एक पर्टिकुलर मशीन के लिए रेलेवेंट है, या उस तरह का फीचर और जगह भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल
हमें लगता है कि जो हमारी प्रेस शॉप में जो मशीन्स हैं वहाँ पे हम 2 वे स्विच लगाते हैं, जिससे कि जब भी हम मशीन ऑपरेट करें तो दोनों हाथ का इस्तेमाल करें, जिससे कि इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहे कि गलती से हमारा हाथ आगे जा सकता है और हाथ कट सकता है उसमें। तो अगर हमने एक पर्टिकुलर मशीन में इस फीचर को लगाया, तो क्या सेम हम और बाकी मशीन में भी लगा सकते हैं जहाँ पे इस तरह का फेलियर आ सकता है? उस तरह की बात हम सोच सकते हैं कि किस तरीके से इसको हम टेक केयर कर सकते हैं। या अगर हम बात करें कूलिंग फिक्सचर के लिए, कोई कस्टमर कंप्लेंट आती है श्रिंकेज की और हम एक कूलिंग फिक्सचर कहीं इंप्लीमेंट करते हैं, बट देन जो उस तरह के मोल्डेड कंपोनेंट्स हैं हमारी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जहाँ लगते हैं, तो रादर देन कि उसमें कोई प्रॉब्लम आए और तब हम उस एक्शन को लें, मे बी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर श्रिंकेज का प्रॉब्लम आता है या आ सकता है, और उसके लिए हम कूलिंग फीचर अभी से अरेंज कर सकते हैं और वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। समथिंग सिमिलर इस तरह से पोको एक्वा के लिए भी होता है कि हमारी असेंबली लाइन है और वहाँ पे मान लीजिए कि एक प्रॉब्लम है, पता लगी स्प्रिंग की कि एक स्प्रिंग मिस हो गया, और हमने उस असेंबली लाइन में एक पोको एक्वा लगा दिया जिससे कि उसको हम कंट्रोल कर सकें। नो, जो पोको एक्वा हमने लगाया वो तो एक लाइन में लगाया, लेकिन और भी लाइंस हैं हमारी या और भी प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर सेम इस तरह का कोई भी ऐसा कंपोनेंट की मिस होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो क्या हम वहाँ पर भी कोई एक्शन ले रहे हैं इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस तरीके से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? अब बात करते हैं अगले स्टेप के बारे में, मटेरियल के बारे में। हमने कोई एक पर्टिकुलर मटेरियल यूज़ किया, से फॉर एग्जांपल लेड फ्री हम वायरिंग हार्नेस हम यूज़ कर रहे हैं, किसी एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट की आई कि भाई जो हमें एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को टेक केयर करने के लिए हमें यूज़ करना है, और हमने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। बट हम जानते हैं कि आज के टाइम में एंड ऑफ लाइफ व्हीकल की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं वो लेड फ्री होने चाहिए, बट शायद कस्टमर ने अभी हमें नहीं कहा है। तो रादर देन कि कस्टमर का हम वेट करें, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर भी हम वायरिंग हार्नेस यूज़ कर रहे हैं जो कि लेड के साथ है, और वहाँ पे क्या हम लेड फ्री वायर भी शुरू कर सकते हैं, और उससे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी एनहांस होगा। और रादर देन कि कस्टमर हमें बताए, हम उसको एडवांस में बता सकते हैं कि हमने एक्शन लिया, और इस तरह का बेनिफिट कस्टमर को हो सकता है। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल। अगर हम मेथड के बारे में बात करें, जो पाँचवा है स्टेप, तो इसमें हम बात करते हैं सिंक्रोनस फ्लो ऑफ मटेरियल के बारे में, कि हमने एक सिस्टम बनाया कि किस तरीके से हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमारा फ्लो ऑफ मटेरियल है वो स्मूथ रहे, और जो हमारा काम है वो अच्छे ढंग से हो जाए, और जो हमारा जिगजैग मोशन होती है उसको हम कंट्रोल कर लें। तो अगर हमने किसी एक जगह उसे इम्प्लीमेंट किया, तो क्या हम और जगह भी उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? से फॉर एग्जांपल हमें ऑब्जर्व हुआ कि हमने देखा हमारा आउटसोर्स प्रोसेस है, एक सैंड ब्लास्टिंग का भी और एक पेंटिंग का भी, तो 2 बार हमारा प्रोडक्ट बाहर जाता है और अंदर आता है। तो क्या हम कुछ प्रोसेस को इस तरह से अलाइन कर सकते हैं कि एक ही बार मटेरियल बाहर जाए और सैंड ब्लास्टिंग और पेंटिंग होके वापस आ जाए? और अगर हमने उसे एक जगह इंप्लीमेंट किया, तो क्या उसको हम और जगह भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिस तरह से हम इंश्योर कर सकें कि रादर देन कि हम अगली बार फिर एक और प्रोडक्ट को पकड़ें, कि एक ही बार आइडेंटिफाई कर लें कि कितने बार हमारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बाहर जाते हैं और अंदर आते हैं, क्या उसके फ्लो को हम ठीक कर सकते हैं? वो एक एग्जांपल हो सकता है। देन इसी तरह से स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए, कि हमारी कोई असेंबली लाइन है, वहाँ पे हम टॉर्क टेस्टिंग करते हैं जो फाइनल इंस्पेक्शन में होती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर के लिए, और हमें लगा कि यहाँ पे उसको एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक में आइडेंटिफाई करना चाहिए जिससे कि हम स्पेशल कंट्रोल उसके ऊपर लगा सकें। तो हमने एक जगह तो लगा दिया, बट अगर हमारे पास 10 असेंबली लाइन है, तो क्यों नहीं हम वहाँ पर भी सेम जो टॉर्क टेस्टिंग है जो फाइनल इंस्पेक्शन में होती है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, और जो भी कंट्रोल्स हमें लगाने उसको हम लगा सकते हैं। तो ये सब पॉसिबल एग्जांपल हैं विद रिस्पेक्ट टू सिस्टमिक एक्शन, मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड, जो हम सोच सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट। और अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो क्या पॉसिबल बेनिफिट हो सकते हैं? तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि जो भी पॉसिबल फेलियर हो सकते हैं या जो भी प्रॉब्लम आ सकती हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। जो रिपीटेड कस्टमर कंप्लेंट हैं, जो इंटरनल इश्यूज हैं, उनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में भी उसका इम्पैक्ट आएगा, एंड देन सर्टेनली जो एम्प्लॉय का मोराल है और जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है वो भी उससे एनहांस होगा। अगर बात करें कुछ इंडस्ट्री के चैलेंजेस के विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट, तो जो सबसे पहला चैलेंज है वो तो ये है कि ऐसी कितनी कंपनी हैं जब एक्शन लेती हैं तो सोचती हैं इस बारे में कि हमें उसको हॉरिजॉन्टली डिप्लॉय भी करना है कि नहीं करना। जो दूसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो ये है कि जब भी हम सोच रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट के बारे में, तो क्या हम पहले ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी हमने एक्शन लिया है वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो गया है, उसके रिपीटेड रिजल्ट आ रहे हैं, और उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या साथ के साथ ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और रिस्क ले रहे हैं कि हो सकता है सभी जगह प्रॉब्लम एक साथ खराब हो जाए।
और जो तीसरा और इम्पॉर्टेंट चैलेंज है कि हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट इम्प्लीमेंट तो कर लिया, लेकिन क्या उसकी हम इफेक्टिवनेस को चेक कर रहे हैं, क्या हम वेरीफाई कर रहे हैं कि आने वाले 3 महीने या 6 महीने या 1 साल में उसके रिजल्ट किस तरीके से आए। सो अगर मैं समरी करूं, मैंने आपसे बात की क्या होता है हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट, फिर मैंने उसके बारे में बताया कि टोयोटा में किस तरीके से उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, जहाँ पे उसको योकोतेन बोला जाता है जापानीज टर्मिनोलॉजी में। क्या 5 तरीके हैं सिस्टमिक मैन मशीन मटेरियल मेथड जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्या बेनिफिट्स हैं इंडस्ट्री को अगर इफेक्टिवली हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड देन लास्टली मैंने बात की थी क्या इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो इसी सीरीज में रहेगा, जो स्टेप नंबर 7 है, जो बात करता है लेसन लर्न के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, और किस तरीके से हम अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद रिस्पेक्ट टू प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हो तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे, एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोज़ और ब्लॉग यूज़फुल हैं और हेल्प कर रहे हैं आपको, तो आप हमेशा अपने फ्रेंड्स और कोलीग से शेयर कर सकते हैं और मेरी यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangala.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।